ये है इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसे हटाकर सरकार ले आई है इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो इस साल से लागू हो चुका है। इस एक्ट में कई सारी टैक्स स्लैब बदली है, साथ ही साथ टैक्स की डेडलाइन बदली है, फॉर्म के नेम्स बदले हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम को और स्ट्रेंथन किया है। मतलब हम में से ज्यादातर लोग जो ओल्ड टैक्स रिजीम को भूल चुके थे, सबके सब न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर चुके थे, उन्हें अपनी कैलकुलेशन एक बार दोबारा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस नए इनकम टैक्स एक्ट के 7 इंपॉर्टेंट चेंजेस जो आपको एज एन एम्प्लॉय पता होने ही चाहिए, साथ ही साथ आपके एचआर को, आपके अकाउंटेंट को, एज वेल एज बिजनेस ओनर को पता होने चाहिए, ताकि इन अपडेट्स का, चेंजेस का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। और इसी वीडियो में हम रिविजिट करेंगे ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम की कैलकुलेशन। आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगा ताकि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर सके कि किस रिजीम में जाना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, AKA जागरूक RJ। आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर और हमारे इस वीडियो के प्रायोजक हैं जोहो पेरोल। मोर ऑन दैट लेटर। ओल्ड टैक्स रिजीम में वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स एग्जम्पशन होता था HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। HRA एग्जम्पशन की कैलकुलेशन की जाती थी इस रूल के हिसाब से, इन तीनों में से जो सबसे कम होता था उसे ही माना जाता था। इसमें आप पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, मेट्रो के लिए ये अप टू 50% ऑफ बेसिक सैलरी होता था एंड नॉन मेट्रोज के लिए 40% ऑफ बेसिक सैलरी। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इस 50% वाली लिस्ट में 4 सिटीज के अलावा इन नई 4 सिटीज को ऐड किया गया है। मतलब इन सिटी के एम्प्लॉइज भी हायर HRA एग्जम्पशन का बेनिफिट उठा पाएंगे, लेकिन उसके साथ कुछ नए नियम भी ऐड किए गए। अक्सर ये देखा गया है कि टैक्स बचाने के लिए एम्प्लॉय अपनी सैलरी में कुछ भी HRA डलवा देते हैं, या अपने पेरेंट्स को ही रेंट देने लग जाते हैं, या विदाउट रेंट एग्रीमेंट करे ही अपना HRA क्लेम कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस साल से अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का HRA आप क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए मैंडेटरी रूप से लैंडलॉर्ड का पैन देना पड़ेगा। अगर आप अपने किसी रिलेटिव क्या रह रहे हैं या अपने पेरेंट्स को ही रेंट पे कर रहे हैं तो इसे आपको डिक्लेयर करना होगा। एंड थर्ड, HRA क्लेम करने के लिए आपके पास एक रेंट एग्रीमेंट होना भी मैंडेटरी है। इसके बिना आप HRA क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़ा बदलाव जो इस इनकम टैक्स एक्ट में आया है। पुराने इनकम टैक्स एक्ट में 2 अलाउंस होते थे, एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस। नाम मात्र के अलाउंस थे 100 रुपए, 300 रुपए पर किड पर मंथ, मतलब वही साल का 9600 रुपीज। इसे बढ़ाकर कर दिया गया है सीधा 3000 और 9000 रुपए। मतलब अगर 2 बच्चे हैं तो 72,000 तक का एजुकेशन अलाउंस एंड 2,16,000 रुपए तक का हॉस्टल अलाउंस अब क्लेम किया जा सकता है। साथ ही साथ मील कूपन जो सोडेक्सो वगैरह के कंपनीज पे करती है, वो पहले 50 रुपए पर मील होता था, उससे बढ़ाकर कर दिया गया 200 रुपीज पर मील। मतलब साल भर में 1,05,600 रुपए के लगभग आप कूपन क्लेम कर सकते हैं। एम्प्लॉयर अगर गिफ्ट के फॉर्म में आपको कुछ दे तो पहले 5,000 रुपए तक एग्जम्प्ट होता था, उससे बढ़ाकर कर दिया गया 15,000 रुपए। और इंटरेस्ट फ्री लोन का अमाउंट भी 20,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। पहले से ज्यादा अगर अमाउंट होता तो पर्क्स के फॉर्म में टैक्स हो जाता था। और नोट करिए, ये सारे के सारे जो एग्जम्पशन है केवल ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए है, न्यू में ऐसे कोई एग्जम्पशन अलाउड ही नहीं है। मोटा मोटा 3 लाख रुपए के एग्जम्पशन एडिशनल क्लेम किए जा सकते हैं, जिसपे लगभग 1 लाख रुपए की एडिशनल टैक्स सेविंग हो सकती है आपकी। कुछ कंपनीज अपने सीनियर एम्प्लॉइज को कार, ड्राइवर वगैरह देती है, जिसके अगेंस्ट एक फिक्स्ड अमाउंट उनकी सैलरी में ऐड किया जाता है एज पर परक्विसिट रूल्स। और ये अमाउंट पता है कितना है? अगर 1600 सीसी से कम की कार है तो मात्र 1800 रुपए, 1600 सीसी से ज्यादा की कार है तो 2400 रुपए, और ड्राइवर का मात्र 900 रुपए पर मंथ। तो बहुत सारे लोग ये पर्क एंजॉय कर रहे थे और नाम मात्र का उनका टैक्स एडिशनल बन रहा था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इनकी रेट्स थोड़ी बढ़ा दी है। ऑल इन ऑल अगर आपको कंपनी टैक्स दे रही है तो आपकी इनकम में थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऐड होगा और आपको टैक्स थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर टैक्स स्लैब की बात करें तो न्यू टैक्स रिजीम में ये स्लैब रेट्स है। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आप 87A की रिबेट क्लेम कर सकते हैं अप टू 60,000 रुपीज। मतलब 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो एडिशनल 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब एज अ सैलरीड एम्प्लॉय 12,75,000 रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा न्यू टैक्स रिजीम में। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो दीज आर द टैक्स स्लैब रेट्स। इसमें 87A की जो रिबेट है वो केवल और केवल 5 लाख रुपए तक है, 12,500 रुपए तक, और स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी कम है, 50,000 रुपए का। लेकिन इसमें बेनिफिट ये है कि आप जो भी डिडक्शंस हैं, एग्जम्पशंस हैं, वो सारे के सारे क्लेम कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादातर एग्जम्पशंस और डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हो।
नेक्स्ट, ITR की डेडलाइन में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं, आपकी बिजनेस इनकम आती है, ITR 3 आपको भरना होता है, तो आपके लिए 1 महीने का रिलैक्सेशन मिला है। साथ ही साथ अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फाइल करते हैं एज अ फ्रीलांसर बिजनेस ओनर 44AD 44ADA ITR 4 के थ्रू, तो आपको भी 1 महीने का एडिशनल रिलैक्सेशन मिला है, अज्यूमिंग आप नॉन ऑडिट केसेस में आते हैं। ऑडिट वालों के लिए तो वैसे भी डेडलाइन थोड़ी आगे ही रहती है। इसके अलावा रिटर्न को रिवाइज करने के भी डेडलाइन थोड़ी बढ़ाई गई है। पहले इनकम टैक्स एक्ट में 2 ईयर होते थे, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता था। इन्हें हटाकर इस साल से केवल एक नाम बोला गया है, वो है टैक्स ईयर। मतलब पहले जो होता था फाइनेंशियल ईयर 26-27, असेसमेंट ईयर 26-27, उसे हटाकर कर दिया गया है टैक्स ईयर 26-27। कुछ बहुत ही पॉपुलर फॉर्म्स के नेम और नंबर बदले गए हैं। फॉर्म 26AS, फॉर्म 16 हर एम्प्लॉय, हर HR को पता होता था। जैसे ही टैक्स डेडलाइन आती थी, आप लाइन में लग जाते थे इसे मांगने के लिए। इन सबके नंबर बदलकर अब ये रख दिए गए हैं। आगे अब हम ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम की कैलकुलेशन को कंपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले इतने सारे जो चेंजेस हैं, कई बार हमें ये बहुत ही भारी लगते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस होते रहते हैं, लेबर लॉज में चेंजेस होते रहते हैं, और उसके हिसाब से एम्प्लॉय की सैलरी, टैक्स कैलकुलेशन, अलाउंसेस वगैरह सब कुछ बदल जाती है। और अगर आप एम्प्लॉयज की सैलरी एक्सेल के थ्रू या ऑफलाइन पेन पेपर पर बना रहे हैं, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत ही बढ़िया उपाय है ज़ोहो पेरोल। ज़ोहो पेरोल ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड पेरोल सॉफ्टवेयर है। यहां पर आप अपने एम्प्लॉय की डिटेल्स, उनकी CTC ऐड करिए। ये लेटेस्ट रूल के हिसाब से ऑटोमेटिकली उनके सैलरी स्ट्रक्चर और टैक्स कैलकुलेशन आपको कर देगा। ज़ोहो पेरोल पर एम्प्लॉय के PF ESI से लेकर उनकी कंप्लीट सैलरी अलाउंसेस की कैलकुलेशन कुछ ही सेकंड्स में हो जाती है। और एज पर न्यू लेबर कोड्स, आप ज़ोहो ऐप के थ्रू ही एम्प्लॉयज को उनकी इनक्रिप्टेड सैलरी स्लिप्स व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको मिलता है ESS, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ऐप, जिसके थ्रू एम्प्लॉय अपनी अटेंडेंस, लीव वगैरह खुद से मैनेज और मार्क कर सकते हैं। मतलब HR बिजनेस ओनर पर बर्डन लेस हो जाता है। इनका जो मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर मुझे लगा है, वो है ZII। देखो, एम्प्लॉयज को अपनी सैलरी से रिलेटेड डाउट्स रहते ही रहते हैं। ये कैलकुलेशन कैसे हुई, ये डिडक्शन क्यों किया गया, और ये क्वेश्चन लेकर वो HR के पास ही आते हैं। अब ज़ोहो ऐप पर वो डायरेक्टली ये क्वेश्चन ZII से पूछ सकते हैं, जैसे कि मेरा PF का डिडक्शन समझाइए, और आपको पूरी डिटेल्स वहीं पे मिल जाएगी। छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेस तक ज़ोहो पेरोल यूज किया जा सकता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मेड इन इंडिया है। अगर आप एक बार इसे ट्राई करना चाहते हैं तो चेकआउट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो देखो, 3 हाइपोथेटिकल केसेस लेते हैं। 12 लाख की CTC, 20 लाख की CTC और 30 लाख की CTC। इसमें एज पर न्यू लेबर कोड्स में CTC का 50% बेसिक मान रहा हूं। मतलब 12 लाख के लिए 6 लाख, 20 लाख के लिए 10 लाख और 30 लाख के लिए 15 लाख बेसिक मैंने मानी है। ऑल्सो हम जो एग्जांपल देखेंगे उसमें न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें कोई एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं होगा। उसके अलावा ओल्ड टैक्स रिजीम में 3 केसेस देखेंगे। एक ऐसी फैमिली जो रेंट पे रह रही है, जिनके 2 बच्चे हैं। एक ऐसा एम्प्लॉय जो सोलो है, रेंट पे रहता है, कोई बच्चे नहीं है। और अगेन एक ऐसी फैमिली जो खुद के घर में रह रही है और उनके 2 बच्चे हैं। ये एग्जांपल कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है। आपको इसमें कुछ नंबर एग्जैगरेटेड लग सकते हैं, कुछ नंबर कम लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं। आप इसे बाद में अपने हिसाब से एडिट करके खुद की कैलकुलेशन खुद करिए। तो देखो, एग्जांपल नंबर 1, इसमें न्यू टैक्स रिजीम में कितनी भी रेंट हो, हमें कोई मतलब नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम में रेंट इज इंपॉर्टेंट। तो जो 2 बच्चों वाला केस है, उसमें मैंने रेंट मानी है 25,000 रुपए पर मंथ, 3 लाख रुपए। वहीं जो बैचलर अकेला रह रहा है, उसकी 20,000 रुपए मैंने रेंट मान ली है। थर्ड केस में मैंने माना है कि बंदा खुद के घर में रह रहा है, तो उसकी रेंट 0 है। तो जो HR एग्जम्पशन है ओल्ड टैक्स रिजीम में तो 0 है। न्यू टैक्स रिजीम में केस नंबर 1 में इसमें से मुझे 10% ऑफ बेसिक, यानी कि 6 लाख का 10%, 60,000 माइनस करना पड़ेगा, तो 2,40,000 रुपए मेरा एग्जम्पशन बनेगा। दूसरे केस में भी अगेन 10% माइनस करना पड़ेगा, तो 1,80,000 मेरा एग्जम्पशन बनेगा। थर्ड केस में कोई HR एग्जम्पशन नहीं, क्योंकि रेंट ही 0 है। लीव ट्रेवल अलाउंस मैंने तीनों ही केसेस में 40,000 रुपए माना है। अब देखो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, 2 बच्चे हैं तो 72,000 तो स्कूल की फीस होती ही होती है। ये मैंने केस 2 और केस 4 में ऐड कर दी है। मील कूपन अप टू 1,05,000 रुपए क्लेम कर सकते हो, लेकिन मैंने सारे ही केसेस में 30,000 रुपए डाला है। और हाँ, ये न्यू टैक्स रिजीम में भी क्लेम किया जा सकता है। तो ये हमारी इनकम बची आफ्टर रिमूविंग ऑल द एग्जम्पशंस। अब बात करते हैं डिडक्शंस की। स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में 75,000, बाकी सारे केसेस में 50,000। 80C न्यू टैक्स रिजीम में आप क्लेम ही नहीं कर सकते, बाकी सब में मैंने 1.5 लाख रुपए मान लिया है। इतनी तो सेविंग करेंगे ही। 80D जो मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम है, ये आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। अप टू 50,000 क्लेम किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर 25,000 रुपए ही मान रहा हूँ। फॉर अ फैमिली ऑफ 4, 25,000 रुपए बेयर मिनिमम रीजनेबल, 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस आती है इसके अंदर। नेक्स्ट, न्यू टैक्स रिजीम में एक जो डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं वो है एम्प्लॉयर शेयर ऑफ NPS
या फिर पीएफ। ये कितना क्लेम किया जा सकता है? अप टू 14% ऑफ बेसिक। और ओल्ड टैक्स रिजीम में किया जा सकता है अप टू 10% ऑफ बेसिक। तो ये मैंने सारे केसेस में मैक्स आउट कर लिया है। अब आप कैलकुलेशन देखोगे, न्यू टैक्स रिजीम में तो पहले से ही ऑब्वियस था कि भाई सैलरी 12 लाख रुपए से कम ही है, 12,75,000 तक भी होती तो भी ऑब्वियस है कि यहाँ पर कैलकुलेशन जीरो ही आती है हमारी। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में 12 लाख की सैलरी में आप मैक्सिमम डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम भी कर लोगे तो भी आपका थोड़ा बहुत टैक्स बनेगा। लेकिन इसमें एक चीज नोटिस करिए, इन बोथ द केसेस, अगर आप रेंट पे रह रहे हो और आपके 2 बच्चे हैं, या फिर आप अपना घर खरीद चुके हो जिसका लोन आप पे कर रहे हो और आपके 2 बच्चे हैं, इन दोनों ही केसेस में जो टैक्स का अमाउंट है वो काफी कम है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग केस बन रहा है। अब एग्जांपल लेते हैं 20 लाख का। इसमें जो एनुअल रेंट मैंने मानी है 4,80,000 रुपए, 3,60,000 रुपए, जो लगभग रीजनेबल है। HRA, LTA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सब ऑब्वियस है। लेकिन इसमें जो 4th चीज मैंने ऐड की है वो है हॉस्टल अलाउंस को भी मैंने मैक्स आउट किया है एज अ हाइपोथेटिकल केस। अभी ऑफकोर्स डिपेंड करेगा कि आपका एम्प्लॉयर कॉपरेट करे, प्लस आपके बच्चों की एजुकेशन में एक हॉस्टल की फीस का कॉम्पोनेंट हो। अगर नहीं है तो आप इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर यहाँ पे मैंने मील कूपन को मैक्स आउट किया है। रिम्बर्समेंट भी कुछ कुछ डाले, 30,000 रुपए तक का रिम्बर्समेंट बहुत ऑब्वियस हो जाता है क्योंकि आजकल बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम है, मोबाइल रिम्बर्समेंट, इंटरनेट रिम्बर्समेंट वगैरह वगैरह। जो डिडक्शंस है यहाँ पर मैंने एनपीएस का जो एम्प्लॉय का एडिशनल 50,000 का डिडक्शन है वो सारे ओल्ड टैक्स रिजीम में ऐड कर लिया कि 20 लाख की सैलरी में इतना किया जा सकता है। प्लस जो एनपीएस का एम्प्लॉयर शेयर है वो भी मैंने मैक्स आउट कर लिया है ओल्ड एज वेल एज न्यू टैक्स रिजीम में। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन बन रही है वो बहुत मजेदार बन रही है। यहाँ पर 2 बच्चे विथ रेंटेड घर एज वेल एज 2 बच्चे विथ सेल्फ ओन प्रॉपर्टी एंड लोन, इन दोनों ही केसेस में जो टैक्स बन रहा है वो सिग्निफिकेंटली कम बन रहा है एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। अब इसमें अगर आप हॉस्टल के कंपोनेंट को 0 भी कर दोगे तब भी इसमें ज्यादा टैक्स बचेगा। ऑल आई एम सेइंग इज जो ये नए एग्जम्पशन आए हैं, चाहे मील कूपन वाले, चाहे एजुकेशन अलाउंस वाले, हॉस्टल अलाउंस वाले, इसके बाद ओल्ड टैक्स रिजीम को एक बार रिविजिट करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप एक रेंटेड घर में रह रहे हैं, आपके बच्चे हैं या फिर आपके पास होम लोन है। तो ये आप 30 लाख रुपए की कैलकुलेशन देखिए, इसमें भी आपको मोटा मोटा यही ट्रेंड नजर आएगा। फॉर अ रेंटेड हाउस, न्यू किड्स, साथ में एनपीएस और डिडक्शंस क्लेम करने के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम इज बेटर। बट बैचलर के लिए नहीं, बैचलर के लिए भैया न्यू टैक्स रिजीम ही सही है। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट में लिखिए, हम उन्हें आंसर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप अपनी कंपनी रन कर रहे हैं या किसी कंपनी के एचआर हैं, अकाउंटेंट हैं और अपने पेरोल को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर करना चाहते हैं, उसे आसान बनाना चाहते हैं, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन से जरूर चेकआउट करिए ज़ोहो पेरोल। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।